गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम यात्रा व्रत अर्थात संस्मरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने नाटक, जीवनी, कहानी, उपन्यास एवं एकांकी नाटक के बारे में अध्ययन करवा चुके हैं। एकांकी नाटक होता क्या है? एक अंक के नाटक को ही एकांकी नाटक कहते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाओं के माध्यम से एकांकी नाटक को समझाया गया है। अर्थात एकांकी नाटक में एक ही पहलू को मूल रूप से उसके ऊपर ही फोकस करना। नाटक में तो बहुत सारी समस्याएं एवं संघर्ष उत्पन्न होता है, बहुत सारे पहलू होते हैं। उन सभी पहलुओं को हटाकर केवल एक पहलू को ही एकांकी के रूप में रखना, अर्थात एक ही रूप में उसको प्रस्तुत करना एकांकी के अंतर्गत बतलाया गया था। उसका आकार छोटा होना चाहिए, टाइमिंग भी 30 से और 45 मिनट के अंतर्गत होना चाहिए, वो लंबी नहीं होनी चाहिए, पात्रों की संख्या भी उसमें कम होनी चाहिए। ये हम आपको एकांकी नाटक के अंतर्गत अध्ययन करवा चुके हैं। आज हम आपको यात्रा व्रत अर्थात संस्मरण के बारे में अध्ययन करवाएंगे। यात्रा व्रत को संस्मरणात्मक निबंध भी कहते हैं। यात्रा जो व्रत है, यात्रा शायद जो यात्रा हमने की है उसके बारे में अध्ययन अर्थात उसके बारे में लिखना, वो संस्मरणात्मक अध्ययन के जो संस्मरण है अर्थात स्मृति के आधार पर किसी विषय या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखना, वो क्या कहलाती है? संस्मरण। क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित जो लेख होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम संस्मरण कह लेते हैं। आप कहीं गए हों, घूमने गए हैं, आपने घूम के जाके आपने क्या क्या दृश्य देखा, क्या क्या आपके साथ घटनाएं घटित हुई, क्या क्या आपने वहाँ कार्य किया, वो सारे संस्मरण के अंतर्गत आ जाते हैं। यात्रा व्रत अर्थात आपने कहाँ की यात्रा की, वहाँ का परिवेश कैसा था, वहाँ का खान पान, रहन सहन, आपने जो जो कुछ देखा था, आपके साथ जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सब के बारे में लिखना, लिखित लेख लिखना, वही संस्मरण के अंतर्गत आता है, वो यात्रा व्रत के अंतर्गत आती है। तो हिंदी विधा के अंतर्गत हम यात्रा व्रत के बारे में कहते हैं। यात्रा साहित्य में प्रत्येक स्थल क्षेत्र के व्यक्तित्व को उभारा जाना आवश्यक है। प्रत्येक स्थल और क्षेत्र के व्यक्तित्व के प्रत्येक स्थल और क्षेत्र को उभारा जाना है। जिस क्षेत्र में गए हो और जिस स्थल पर गए हो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लिखना, वो क्या हो जाती है? यात्रा व्रत अर्थात यात्रा साहित्य या संस्मरण। स्मृति के आधार पर तो लिखते हैं, हमें जो जो याद है उन सबको लिखते चलना, उस स्थल के बारे में और उस क्षेत्र को उभारा जाना, तभी वह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। हिंदी में कुछ यात्रा विवरण पत्रात्मक शैली में भी मिलते हैं। अगर हम चीज़ों को इनको लिखेंगे कि हम वहाँ गए थे, हमने ऐसा देखा था, वहाँ ऐसे कार्य होते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, तभी तो दूसरे लोगों को उनके बारे में पता चलेगा। हम जो लिखित लिखेंगे, जो दर्शक गण है, जो पाठक गण है, उसको पढ़ेंगे तो वो क्या होंगे? प्रभावशाली होंगे। हिंदी में भी बहुत सारे पत्रों के माध्यम से अर्थात पत्रात्मक शैली में यात्रा साहित्य के बारे में लिखा गया है। जैसे भगवत शरण उपाध्याय का कलकत्ता में पीकिंग। भगवत शरण उपाध्याय ने भगवत शरण उपाध्याय हुए थे, उनकी कलकत्ता में पीकिंग, कलकत्ता में पीकिंग, ये जो यात्रा साहित्य का वर्णन है वो भी वर्णन बतलाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू की जो यात्रा साहित्य जो यात्रा व्रत है, रूस की सैर नामक पुस्तक लिखी गई थी। जब वो रूस की यात्रा पर गए थे, रूस की सैर, जो भी विद्वान हैं, जो भी कवि हुए हैं,
जो भी हमारे ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं, जो भी हमारे आदर्श है, आइडल है, जिन्होंने अपनी संस्मरण के आधार पर, स्मृति के आधार पर जो लेख लिखे हैं, वो यात्रा व्रत के अंतर्गत आता है। उन्होंने वहाँ क्या क्या परिवेश देखा, कौन कौन सी चीज़ देखी, क्या सही है क्या गलत है, उनके अनुसार किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें उनके अंतर्गत आपको मिलेंगी। किसके? यात्रा व्रत के अंतर्गत। तो भगवत शरण उपाध्याय की कलकत्ता में पीकिंग तथा जवाहरलाल नेहरू की रूस की शहर नामक पुस्तक लिखी गई। यात्रा साहित्य में लेखक का वर्णन करने के साथ ही यात्रियों को भी व्यक्त करना, इस प्रकार पाठक के साथ आत्मीय भाव स्थापित कर लेना है। जिन जिन के साथ वो गए थे, यात्रा के बारे में तो उनको लिखना ही है, जो कठिनाई आई हैं, जो सुलभता उनको मिली है, और उनके जो सहपाठी हैं उन्होंने क्या क्या सहयोग किए, जो जो उनके साथ गए हैं उनका भी उनके साथ क्या रोल रहा, उनको भी लिखना चाहिए, जिससे पाठकगण हैं उनके साथ आत्मीय प्रभाव स्थापित हो सके। देश विदेश की यात्रा को ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रमुख लेखक एवं उनके यात्रा के वृतांत हमें बहुत सारे मिलते हैं। जो जो विदेशों में आज जो हमारे नेता लोग हैं या बहुत सारे ऐसे राइटर भी हैं, वो भी विदेश जाते हैं, वो भी अपने यात्रा वृतांत लिखते हैं, अपनी जीवनी लिखते हैं, अपने संस्मरण लिखते हैं, अपने स्मृति के आधार पर जो जो उन्होंने वहाँ पर देखा, जिन जिन परिस्थितियों गुजरे, कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, हमारे देश का कैसा, हमारे देश को क्या डेवलप करना चाहिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट है, तो इन सारी चीज़ों को अपने लेख में लिखना। तो हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने लिखे हैं। जैसे नंबर 1 पे है राम वृक्ष बैनपुरी। राम वृक्ष बैनपुरी ने क्या लिखा है? राम वृक्ष बैनपुरी के ने राम वृक्ष बैनपुरी, राम वृक्ष बैनपुरी ने पैरों में पंख बांधकर, इनका जो टाइटल है वो है पैरों में पंख बांधकर, ये इनकी एक यात्रा वृतांत है। किसका? राम वृक्ष बैनपुरी का। भगवत शरण उपाध्याय का है सागर की लहरों पर। भगवत शरण उपाध्याय, इनका है सागर की लहरों पर। जहाँ पर ये जो गए हैं, जो चीज़ें मनोरम दृश्य उन्होंने देखा है, जो जो लेखक हैं उनके बारे में बतलाना। भगवत शरण उपाध्याय का सागर की लहरों पर। उसी प्रकार से अगले जो राइटर हैं वो हैं धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती, इनका यात्रा वृतांत है ठेले पर हिमालय। अगले जो राइटर हैं वो हैं ब्रज किशोर नारायण, नंदन से लंदन। ब्रज किशोर नारायण, इनका जो वृतांत है वो है नंदन से लंदन। नंदन से लंदन। आगे की है अरे यायावार रहेगा याद। आगे की है अरे यायावार रहेगा याद। अगले जो राइटर हैं वो हैं यशपाल। यशपाल की है रूस में 46 दिन। यशपाल की है यशपाल जैन, रूस में 46 दिन। और अगली है इसकी पड़ोसी देशों में। पहली है रूस में 46 दिन और दूसरी है
पड़ोसी देशों में। ये जो बहुत सारे लेखक हुए हैं, बहुत सारे जो राइटर हुए हैं, उन्होंने जो अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा है, वो अपने जो उद्गार हैं, जो वहाँ पर जो दृश्य देखा, जहाँ वो गए थे, उनके बारे में लिखना, किसी विषय पर या व्यक्ति विशेष के ऊपर। मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान, मोहन राकेश की जो है वो है आखिरी चट्टान, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान। बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे राइटरों को क्या है, यात्रा वृत्तांत है। तो कुछ यात्रा वृत्तांत मैंने आपको बताए। राम वृक्ष बैनपुर की, पैरों में पंख बांधकर, भगवत शरण की, लहरों सागर पर लहरें, धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, नंदन से लंदन, अज्ञे की अरे यायावार रहेगा याद, अमृत राय की सुबह के रंग, और यशपाल की रूस में 40 दिन और पड़ोसी देशों, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान। ये सारे जो यात्रा वृत्तांत है, उन्होंने अपने स्मृति के आधार पर इनको कहा गया है, अर्थात लिखित ग्रंथ लिखे गए हैं। सारांश में आज हिंदी गद्य विकास की ओर अग्रसित है। नित्य नूतन प्रयोग गद्य साहित्य का कलेवर भरा जा रहा है। आज का गद्य लेखक अपनी अनुभूति की सच्चाई रखता है, जो जो अनुभूति उन्होंने की है, जो जो वहाँ कार्य देखे हैं, जिन चीज़ों को उन्होंने अनुभव किया, महसूस किया, उनकी अपनी लेखनी के द्वारा पाठकों तक कहलाना, अर्थात दर्शकों को तक अपने भावों को रखना, यात्रा व्रत के अंतर्गत। इसलिए युगणित जटिल व उलझी विचारधारा को व्यक्त करने हेतु मन अनेक स्तरों पर विश्लेषण करने के लिए नई नई शैलियों का प्रयोग करता है। गद्य की इन विविधमुखी विकासशील अवस्थाओं को देखते ही हिंदी साहित्य की रचना के आधुनिक काल को विद्वत गुण अर्थात गद्य काल भी कहा जाता है। यह गद्य के रूप में ही है, पद्यांश के रूप में नहीं कही गई। तो ये तो बताया हमने आपको यात्रा व्रत अर्थात यात्रा वृत्तांत के बारे में है, जो आपको ये लेखक और इन्होंने जो अपने अपने यात्रा वृत्तांत बताए उनके बारे में बतलाया है। अब आपको संस्मरण, अब ये संस्मरण तो वही स्मृति के आधार पर तो होगा, पर थोड़ा बहुत संस्मरण और स्मृति में इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी है। जो संस्मरण किससे बनाए, धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। संस्मरण शब्द समरणम में सम उपसर्ग लगाने से, सम उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग, तो संस्मरण है तो ये क्या हो गया, आधा ये है ही है। समरण में क्या लगा देते हैं हम, इसमें सम उपसर्ग लगाने से बनाए, जो अपनी सरल संजीव और रोचक शब्दावली के कारण लोकप्रिय हो गया है। जो अपनी सरल और सजीव, सरल और सजीव और रोचक शब्दावली के कारण क्या हो गया है, लोकप्रिय हो गया है। भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों से कुछ रमणीय अनुभूति को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजक और संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट बनाकर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करता है, तब उस लेखन को संस्मरण की अभिधा प्राप्त होती है। जब अभिनय करके जब लेखक आता है, अर्थात अभिनय के रूप में जब कलाकार अपनी अनुभूतियों को उन स्मृतियों के द्वारा, जो पूर्व में वो कार्य उसने कर चुके हैं, जिन कार्यों को वो पहले कर चुका है, उन कार्यों की अर्थात अनुभूतियों को वो अपने संस्मरण में, अपने दिमाग में उन अनुभूतियों को सजेते हुए संस्मरण के रूप में लिख देना, उनको सजीव बनाए रखना और सरलता से उनको समझाना, पाठकों के सामने संप्रेषित करना ही संस्मरण के अंतर्गत आता है। तब उस लेखन को संस्मरण की अवधा प्राप्त। साहित्य कोश में संस्मरण के विषय में संस्मरण लेखक इतिहास में लिखना, जो स्वयं देखता है, उसका स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। जो स्वयं देखता है और स्वयं लिखता है,
स्वयं देखता और स्वयं लिखना, स्वयं लिखता है, वो ही किसके अंतर्गत आता है? संस्मरण के अंतर्गत आता है। इसमें जो लेखक होता है, जो पाठक होता है, लेखक होता है, वो स्वयं तो उसको क्या करता है? देखता है और स्वयं ही उसको क्या करता है? लिखता है। देखना और लिखना वही संस्मरण के अंतर्गत आ जाता है। ये नहीं है कि हम हुआ है वहाँ पर जहाँ हम गए थे, जो कार्य हमने किया था और कह दिया किसी और से कि आप इस कार्य को कर देना या लिख देना, वो संस्मरण के अंतर्गत नहीं होगा। इसमें जो लेखक होता है स्वयं ही देखता है और स्वयं ही उसको लिखता है। संस्मरण वह रचना है जिसका संबंध लेखक की स्मृति से है। भावुक लेखक स्मृति में दुख सुख, हास्य विनोद, खट्टे मीठे अनेक प्रकार के अनुभवों को अपनी स्मृति पटल पर संजोए रहता है। अपनी स्मृति के आधार पर को ही संस्मरण, जो वह देखता है सुनता है, इसमें सुख दुख ये सारी चीज़ें आती है। सुख दुख, हास्य विनोद, खट्टे मीठे अनेक प्रकार के जो पल उसने व्यतीत किए हैं, उन सबको अपने लेख में लिखना, अपने लेख के माध्यम से या ग्रंथ के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना अपने अनुभवों को, जो स्वयं वो कार्य करता है। अवसर पाते ही उन विचारों को एक निबंध का रूप देता है। संस्मरण में कल्पना की पुट कम होती है, भोगी हुई अनुभूति की अधिक। क्या कहना चाह रहा है? इसमें जो कल्पना तो क्या होती है? कम। कल्पना का जो पुट है, अपन कहते हैं इसका ज़्यादा अधिक है, कल्पना का नहीं, इसमें कल्पना क्या होती है? कम होती है। और अनुभूति क्या होती है? इसमें अधिक। अनुभूति अधिक होती है। कैसे? जो लेखक है जहाँ वो गया है, जिन जिन चीज़ों को उन्होंने महसूस किया, वो क्या हो गई? अनुभूति। तो वो अनुभूति के माध्यम से अपने ग्रंथ में लिखेगा। कल्पना तो इसमें नाम मात्र की होती है, कल्पना के द्वारा नहीं करता, लिखित नहीं लिखता। तो स्वयं जो देखता है, जो अनुभूति करता है, वही लेखक इसमें लिखता है। किसमें? संस्मरण में। संस्मरण का लेखक अनुभूत घटना का विवरण देता है, अपनी व्यक्तिगत छाप भी उसमें छोड़ देता है, वह अपनी पसंद नापसंद उसमें जोड़ देता है। यदि संस्मरण लेखक अपने विषय में लिखता है तो अंग्रेजी में उसे रेमिनिसेंस, स्वयं जो लिखता है लेखक स्वयं, तो अंग्रेजी में उसे रेमिनिसेंस कहते हैं। जो स्वयं लिखता है अपनी अनुभूतियों के खट्टे मीठे पल, दुख सुख, जो सारी चीज़ें को उन्होंने अनुभूति की है, उनको अंग्रेजी में कहा गया रेमिनिसेंस कहा गया है। और यदि वह दूसरों के बारे में लिखता है तो उसे मेमोयर कहा गया है। स्वयं के बारे में लिखना तो रेमिनिसेंस, और अगर वह दूसरे के बारे में लिख रहा है तो क्या कहा गया है? मेमोयर कहा गया। स्वयं के बारे में जो उसको पसंद है नापसंद है, सुख है दुख है, जो अनुभूति की है, जिन परिस्थितियों वो गुजरा है, तो अंग्रेजी में उसको कह दिया रेमिनिसेंस। और अगर वो दूसरे के बारे में कुछ लिख रहा है तो उसको कह दिया है मेमोयर। संस्मरण प्रसिद्ध नेता, लेखकों, कवियों या यात्रियों के होते हैं। संस्मरण किन के होते हैं? नेताओं, लेखकों, कवियों और यात्रियों के लिखे जाते हैं या उन्हीं के ही कहे जाते हैं। विद्यार्थियों को इस प्रकार का साहित्य पढ़ने तथा अपने संस्मरण लिखने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिन संस्मरण को हम आपके सामने रख रहे हैं, अब्दुल कलाम ने ये यात्रा की, अब्दुल कलाम के बहुत सारे जो कोटेशन आते हैं, जिनके जो अनुभव आते हैं, उन्होंने जो संघर्षपूर्ण जीवन शैली लिखी है, उनकी जो बहुत सारी जीवनी है, उनके जो संस्मरण है, उनको आप पढ़ के देखिए, उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेट होगे उनसे। तो विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ों के बारे में बतलाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को उनसे मोटिवेट होकर प्रभावशाली होना चाहिए। किसके माध्यम से? संस्मरण के द्वारा। आगे इसमें बतलाया गया है
आगे इसमें बतलाया गया है, संस्मरण में विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कक्षा में पढ़कर सुनाए जाएं, विद्यार्थियों द्वारा लिखे जाएं और कक्षा में पढ़कर सुनाए जाएं। अध्यापक स्वयं भी रोचक संस्मरण कक्षा में पढ़कर सुनाएं। लेखन अभ्यास भी सफलता की कुंजी है। जो विद्यार्थियों को हम जो लिखित में बता रहे हैं या पढ़कर सुना रहे हैं, अध्यापक का ये कार्य है कि वो भी कक्ष के अंतर्गत जाकर की विद्यार्थियों को ये सारे कार्य करवाएं, उनको लिखने के लिए प्रेरित करें, खुद स्वयं संस्मरण सुनाकर सामने वाले की या नेता है या कवि है या लेखक है या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके बारे में वो यात्रा वृतांत अर्थात संस्मरण के बारे में बतलाया, उसकी अच्छाई उसकी बुराई। तो अब बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि आप भी ये कार्य कर सकते हो। अतीत की अनंत स्मृतियों में विद्यार्थियों के संस्मरण, उनका स्कूल का पहला दिन, पर्वतारोहण, तालाब में डूबते हुए बच्चों को बचाना आदि विषयों पर हो सकता है। स्कूल का पहला दिन, स्कूल का पहला दिन, पर्वतारोहण और किसी तालाब में डूबते हुए बच्चे को बचाना, पर्वतारोहण और तालाब में किसी बच्चे को डूबते हुए बचाना। ये सारे बालकों के लिए अपना संस्मरण हो सकता है। तो अध्यापक का ये कार्य है कि बालक को लिखने के लिए प्रेरित करें कि आपका जो स्कूल का पहला दिन था वो किस प्रकार से रहा, अपने संस्मरण लिखिए। ये शिक्षक को ये कार्य करवाना चाहिए। अगला जो बताया गया है इसमें पर्वत, जो आप अगर कहीं पर्वत पर घूमने गए हैं, झरनों का दृश्य देखा, वो भी तो आपने पहली बार देखा, उसके बारे में किसी आप परिस्थिति बस बच्चे को आपने ऐसा कोई कार्य किया है जिस कार्य से किसी की जान बची हो, तालाब में डूबते हो बच्चे को बचाना, या फिर कोई और ऐतिहासिक कार्य आपने कर दिया है, उन चीज़ों के बारे में आपको लिखना। तो शिक्षक का ये कर्तव्य है कि बच्चों को ऐसे कार्य सिखलाएं अर्थात संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित करें। कौन? अध्यापक। अतीत की अनंत स्मृतियों से कुछ स्मरणीय अनुभूतियों को व्यंजनामूलक सांकेतिक शैली में लिखकर कलात्मक अभिव्यक्ति देना संस्मरण कहलाना। अनंत स्मृतियों को कुल मिलाकर एक ही बात है, जो हम कार्य कर चुके हैं, जो हमारे अतीत में हो चुका है, उन अनुभूतियों को कलात्मक रूप से किस प्रकार से हम पाठकों के मध्य संप्रेषित कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, उसी को संस्मरण कहा गया है। यह अंग्रेजी के मेमोरियस का पर्याय, जिससे व्यक्ति के संबंधित विशिष्ट प्रसंग का सम्यक एवं समग्र स्मरण होता है। जिस व्यक्ति है या कोई विशेष स्थान है उसका सम्यक सूक्ष्म रूप से उसका परिचय करना, वो क्या कहलाता है? वो संस्मरण के रूप के अंतर्गत आता है। रेखा चित्र और संस्मरण में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे रेखा चित्र होता है और संस्मरण, क्या रेखा चित्र और संस्मरण अलग अलग होते हैं? जी नहीं, कोई माइनर मिस्टेक वो होगी उसमें। क्या रेखा चित्र क्या होता है और संस्मरण, वो भी रेखा चित्र भी एक खाका होता है, अपने मस्तिष्क पटल पर वो भी एक चित्र उभर कर आता है कि हमने ये कार्य किए, ऐसा ऐसा कार्य करना, या फिर सोचना कल्पना के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के। अब कुछ विद्वान हैं वो रेखा चित्र, जैसे बनारसीदास चतुर्वेदी ने कैलाश भाटिया को लिखे अपने पत्र में अपने पाठक को अंगुली निर्देशित करते हुए बताया कि रेखा चित्र में किसी वस्तु या व्यक्ति के जीवन का चरित्र होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति के जीवन का चरित्र किसमें? रेखा चित्र में। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन का चरित्र होना, ये बनारसीदास ने कहा है, बनारसीदास चतुर्वेदी ने कहा है
कि रेखा चित्र में किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन का चित्रण होता है। उसमें प्रकाश भाग तथा छाया भाग के साथ गुण दोष का विधिवत वर्णन करते हुए संस्मरण में मुख्यतः पुरानी बातें याद की जाती हैं। जीवन का चित्रण, जीवन का चित्रण होता है, उसमें उसके गुण दोष प्रकाश रूप में उसको जो हमारे छाया चित्र में जो संस्मरण वो स्मृति के आधार कारण को माइनर इसमें वो होगी। रेखा चित्र और संस्मरण को जहाँ तक एक ही माना गया है। उनके गुण दोषों का विधिवत वर्णन करते हुए संस्मरण में मुख्यतः पुरानी बातें याद की जाती है। चरित्र चित्रण तो दोनों में ही हो जाता है। संस्मरण प्राय बीती बातों या दिवंगत व्यक्तियों के बारे में लिखे जाते हैं और ये किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन का चित्रण करना। और जो संस्मरण होता है वो कोई दिवंगत वस्तु है या बीती बातें हैं उनके बारे में संस्मरण लिखा जाना। ये किसका कथन है? ये है बनारसी दास चतुर्वेदी ने कि किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन का चित्रण, उसके गुण दोष घटना उनके बारे में लिखना क्या कहलाया है? रेखा चित्र कहलाया। क्या कहलाया? रेखा चित्र को बतलाया गया है। और जो संस्मरण होता है वो किसके ऊपर ध्यान देता है? संस्मरण में प्राय बीती हुई बातों या दिवंगत व्यक्तियों, बीती बातों या दिवंगत व्यक्तियों के बारे में संस्मरण। और ये जीवन के किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन का चित्रण, उसके गुण दोषों को बतलाना, मानचित्र खींचना, ये रेखा चित्र के कहा गया है। और बीती बातों को स्मृति के द्वारा या दिवंगत व्यक्ति को ही संस्मरण के रूप में कहा गया। किसने? बनारसी दास ने। बनारसी दास चतुर्वेदी इन्होंने रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में ये कथन कहे गए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये कथन यात्रा व्रत और संस्मरण में कुछ समझ में आया होगा। अभी इसका और भी क्लासिफिकेशन आगे की वीडियो में हम करेंगे। जैसे रेखा पहले आ गए आपका संस्मरण, अब संस्मरण में आपको क्या, जैसे अंग्रेजी में इसको स्वयं के बारे में बतलाना, खट्टे मीठे तर्क देना और अपने जो अनुभूति हैं उन अनुभूतियों को लिखना। लेखक को का कार्य होता है जो जो उसने अनुभव अनुभूति किए, तो अंग्रेजी में उसको स्वयं के बारे में लिखता है, उसको कहते हैं रेमिनेंस। और जो दूसरे के बारे में अगर लिखता है तो वो कहते हैं मेमोयर। इसी प्रकार से यात्रा व्रत में भी क्या कहा है? स्वयं जो जाते हैं यात्री, जो यात्रा करने जाते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू की रूस की सैर और उधर किसकी, भगवत उपाध्याय की, उन्होंने भी बहुत सारे अपनी सैर लिखी हैं या बहुत सारे संस्मरण या यात्रा वृतांत लिखे हैं। जो यात्रियों, जो व्यक्ति विशेष से जो संबंधित है, जो अनुभूति उन्होंने वहाँ पर की, जिस समस्याओं से वो घुरे, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बेकार लगी, किन किन चीज़ों से वो प्रभावित हुए, उन सारे का वर्णन यात्रा व्रत के अंतर्गत बतलाया गया। तो आशा करती हूँ आपको यात्रा व्रत और संस्मरण जो पढ़ाया है उनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारा जो संस्मरण है वो अभी पूरा नहीं हुआ, अर्थात आधा ही टॉपिक हुआ है। इसकी कुछ और परिभाषा है, इसमें कुछ बहुत सारे जो लेखक हुए हैं उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार इसको अलग अलग डेफिनेशन के अनुसार बतलाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम संस्मरण को ही आगे विस्तृत करते हुए इसका अध्ययन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।